नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का, और उस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, या इसी को हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, या एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजन भी इसे हम कहते हैं। तो चलिए, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक न्यूक्लियोफाइल होता था जो एल्काइल हैलाइड पर आक्रमण करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक मेन अंतर क्या है वो आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए, मान के चलिए ये ए है जिसके पास माइनस है या इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ए स्पेसिस जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए जा रहा है, किसको देने के लिए जा रहा है? चलिए, ये ए माइनस अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देने के लिए जा रहा है, और एक बार अपना इलेक्ट्रॉन ये बी को देने जा रहा है। तो इस केस में ये ए माइनस जो है, ये क्या कहलाएगा? नाभिक स्नेही कहलाएगा। गौर से देखिएगा, नाभिक स्नेही कहलाएगा। और इस केस में ये जो ए माइनस है ये हमारा क्षार कहलाएगा। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ए माइनस है, ए कोई स्पेसिस है, इस पर माइनस चार्ज है, या ये कह लीजिए कि इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक बार बी को दे रहा है, एक बार एच को दे रहा है। तो देखिएगा कि यही स्पेसिस जो है दो तरीके से काम कर रहा है। जब ये नाभिक हाइड्रोजन को छोड़ के जब ये किसी और स्पेसिस को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब ये नाभिक स्नेही कहला रहा है। और जब ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन को, तब ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तब यही जो स्पेसिस है ये क्षार हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप? तो न्यूक्लियोफाइल और बेस, नाभिक स्नेही और क्षार में अंतर क्या है कि नाभिक स्नेही हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे स्पेसिस को इलेक्ट्रॉन देता है, और जो क्षार है वो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक बहुत ही अच्छा बात आपको निकल कर आएगा। जब ये नाभिक स्नेही की तरह काम करता है तो जो प्रक्रिया होगा, जो रिएक्शन होगा, वो होगा आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन को देने के लिए जाएगा, यानी क्षार के रूप में काम करेगा, तब जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा विलोपन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विलोपन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, एकदम माइंड को क्लियर कर दीजिए। जो भी बताया गया एकदम परफेक्ट बताया गया है कि ए कोई स्पेसिस है, कोई जो है रिएजेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को देता है तब ये क्षार कहलाता है, और जब ये क्षार के रूप में काम करेगा तब ये विलोपन अभिक्रिया करवाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये ए माइनस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ना देके किसी दूसरे स्पेसिस जैसे कि बी है उसको इलेक्ट्रॉन दे, तो इस केस में ये नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। उस स्थिति में यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। एकदम की पॉइंट है, एकदम की पॉइंट, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। पूरा जो है आपको विलोपन और प्रतिस्थापन के बीच अंतर समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन के बारे में, देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, किसी एल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन होता है। किसी एल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन क्या करना है? तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए कोई एल्काइल हैलाइड बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई एल्काइल हैलाइड, मैंने ये एक एल्काइल हैलाइड बना दिया। यहाँ पर मैंने हैलोजन को रखा, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग जानते हैं इन सब जगह पर क्या है? हाइड्रोजन है। इन सब जगह पे क्या है? हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए कि ये किस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, इस बात को आपको समझना है, बिल्कुल गौर से समझना है। ठीक है ना? चलिए,
तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, हम अभी बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, कोई क्षार आएगा। चलो मान के हम इसको मान लेते हैं क्षार, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये जो B है माइनस, इस पर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्षार मान लेते हैं। ठीक है, क्षार रहेगा तभी तो ये रिएक्शन हो पाएगा, यानी कि विलोपन अभिक्रिया हो पाएगा। तो ये एक क्षार है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। अब देखिए एक नया चीज़ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि ये जो कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन ये जो कार्बन है ये हैलोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट कार्बन, इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। नया चीज़ आप सीख रहे हैं कि ये जो कार्बन है जो हैलोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इसी कार्बन पर ये सब जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ था, उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलेंगे। कौन कार्बन बोलेंगे, बीटा कार्बन। और इस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन इसको बोलेंगे हम, इसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। बस आपको याद रख लेना है कि अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, ये क्षार है तो यहाँ पर से ये किसी हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना, क्षार है तो किसी हाइड्रोजन को हटाएगा। और हाइड्रोजन को जो हटाएगा वो कहाँ से हटाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो अल्फा कार्बन पर भी है और हाइड्रोजन तो बीटा कार्बन पर भी है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये अल्फा कार्बन से ये हैलोजन निकल जाता है और बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाता है। अल्फा कार्बन से ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि ये जो क्षार है, ये किस पर आक्रमण करेगा, ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेगा। ये क्षार बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेगा और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को जैसे ही लिया, ठीक है, वैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है, और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ वैसे ही ये जो हैलोजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। तो जब आप सिंपल तरीके से बात कर लेंगे तो आपका इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और ये कार्बन तो है ही, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा और एक हाइड्रोजन ये बचा और X माइनस तो यहाँ से निकल लिया। तो X माइनस क्या है, अवशिष्ट समूह, बताया था आपको, लिविंग ग्रुप है। और साथ ही ये जो बेस है जो एक H लिया है बीटा कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम BH बोलेंगे। ये बेस और एक हाइड्रोजन को अपने साथ लिया तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसको आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका, एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन है। ठीक है, अब देखिए ये जो एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है 1-1 एलिमिनेशन, एक होता है 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखिए अल्फा कार्बन को हम 1 नंबर मानते हैं और बीटा कार्बन को हम 2 नंबर मानते हैं। तो एल्काइल हैलाइड जो है वो 1 नंबर से हटा है, सॉरी हैलोजन जो है वो 1 नंबर से हटा है और हाइड्रोजन जो है वो 2 नंबर से हटा है। देखिए इसको अल्फा अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा अल्फा, इसको अल्फा बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, 1-1 या अल्फा अल्फा, इसको 1-2 या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है अल्फा से और हाइड्रोजन निकल रहा है बीटा से, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या नहीं तो ये 1 नंबर से और ये 2 नंबर से निकल रहा है, तो ये चीज़ हो गया। इसको क्यों बोल रहे हैं 1-1, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसी कार्बन पर से हैलोजन भी निकलेगा और इसी कार्बन पर से हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो 1-1 एलिमिनेशन हो जाएगा। या अल्फा से ही हैलोजन भी निकल रहा है और अल्फा से भी हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो ये 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, तो ये 1-2 एलिमिनेशन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक अल्फा से निकल रहा है, एक बीटा से निकल रहा है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि कैसे सारा चीज़ हुआ।
ठीक है, यहाँ पर ये क्षार की तरह काम किया, तभी ये हाइड्रोजन को हटा पाया, तभी ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो पाया और एक नया प्रोडक्ट बना। वो कौन सा? एल्कीन बना। क्या बना? एल्कीन बना। लेकिन यदि क्षार की जगह ये किस चीज़ में काम करता है? ये नाभिक स्नेही के रूप में काम करता क्षार की जगह, तो वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और होता। प्रोडक्ट क्या होता? उस समय कुछ और प्रोडक्ट हो जाता। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट जो उत्पाद है वो निर्भर करता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है या क्षार है या बेस है। चलिए, ये आपको यहाँ से तक समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए, तो इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। देखिए क्या क्या नाम इसका हम ले सकते हैं। इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से निकला है, या अल्फा बीटा भी इसको हम बोल सकते हैं, या इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। 3 तरह का नाम है, आपको कन्फ्यूज मत होना है। अगर आता है एग्जाम में तो आपको कन्फ्यूज मत होना है। ठीक है, अब चलिए कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ अभिकर्मक की आवश्यकता होती होगी। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ रिएजेंट की आवश्यकता होगी, कुछ कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती होगी। तो इसमें कैटेलिस्ट के रूप में कौन करता है? तो इसमें आप देखेंगे तो कैटेलिस्ट के रूप में यहाँ पर प्रबल क्षार चाहिए आपको। ये जो क्षार है ये प्रबल क्षार होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए जिसमें ये ताकत हो कि वो हाइड्रोजन को हटा सके। प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार वो कौन कौन सा हो सकता है? तो प्रबल क्षार हो सकता है KOH, KOH के अलावा ये हो सकता है आपका NaOH, है ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये सब प्रबल क्षार है, ये सब प्रबल क्षार है। ठीक है, हाँ। और एक बात और, ये जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। ठीक है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, मतलब इस क्षार का जो सॉल्यूशन है वो पानी में मिलाकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, क्षार को पानी में मिलाकर या NaOH को पानी में मिलाकर जलीय, ठीक है, जलीय सॉल्यूशन, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जलीय विलयन होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जलीय विलयन, जल में हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों ही क्षार को, प्रबल क्षार को मिलाएंगे, तब जाकर हमारा जो ये क्षार है ये एलिमिनेशन रिएक्शन करा पाएगा। ठीक है, लेकिन यदि जलीय नहीं होगा तो ये फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ भाग जाएगा। याद रखिएगा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन इन दोनों में कंपटीशन चलता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, देख ही रहे हैं। सब इस पर निर्भर करता है कि कब ये क्षार की तरह काम करेगा और कब ये नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। तो जब हम इसको जलीय विलयन में तैयार करके ये क्षार लेंगे तभी ये जो है ये क्षार की तरह काम करेगा। ठीक है ना, अन्यथा कहानी कुछ और हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद है इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन है ये कैसा है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, इस रिएक्शन को करवाने में क्या हो रहा है? एनर्जी देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है, इसीलिए ये क्या है? आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है ये उच्च तापमान पर होता है, ये उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर होता है। उच्च तापमान पर ये रिएक्शन आपको कराना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपका ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना होगा, जैसे आपने पढ़ा था वहाँ पर मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, यहाँ पर आपको सेटजेप एल्कीन के बारे में जानना पड़ेगा। ये एल्कीन बन रहा है तो यहाँ पर आपको एक सेटजेप एल्कीन के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम, ये पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि ये इंडोथर्मिक है, उच्च तापमान पर ये अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्षार की तरह काम करेगा। क्षार जो है वो प्रबल होना चाहिए और जलीय विलयन में तैयार किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सब प्रक्रिया जो है एलिमिनेशन रिएक्शन हो पाएगा। अब चलिए सेटजेप एल्कीन दूसरा कंडीशन देखते हैं। इसमें जो एल्कीन बन रहा है तो यहाँ पर सेटजेप एल्कीन एक नया चीज़ आ रहा है, तो वो क्या है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए सेटजेप का नियम क्या कहता है? सेटजेप का नियम ये कहता है कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, विलोपन अभिक्रिया होगा, तो क्षार के द्वारा हाइड्रोजन हटाया जाएगा। तो क्षार के द्वारा जब हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन जो बन रहा है, अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की संभावना हो, याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की संभावना हो तो ज़्यादा मात्रा में वो एल्कीन बनेगा जहाँ से कम
कार्बन, मतलब जहाँ कार्बन की संख्या कम है वहाँ से यदि हाइड्रोजन हटता है तो उसका मात्रा ज़्यादा होगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए, समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, इससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में जो है कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन है आपका, या इसको आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये कार्बन है, तो सेटजेप अल्कीन कहता है, सेटजेप का नियम कहता है कि ये कार्बन है अल्फा, इसके बगल वाला भी बीटा कार्बन है, इसके बगल वाला भी बीटा कार्बन है। हाइड्रोजन तो भैया इस पे भी है, हाइड्रोजन तो इस पे भी है, हाइड्रोजन तो इस पे भी है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कहाँ से तुम हटाओगे हाइड्रोजन को, यहाँ से हटाओगे। यहाँ से जब हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से जब हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो सेटजेप ने इसके लिए नियम दिया। सेटजेप ने कहा कि हाइड्रोजन तो हमेशा बीटा से ही हटेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो हमेशा जो है वो बीटा से ही हटेगा, लेकिन उस बीटा कार्बन से हटेगा जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जहाँ से पहले की हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बताइए, यहाँ से हमारा 2 प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ से हमारा 2 प्रोडक्ट निकलेगा, उत्पाद 2 निकलेगा, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को हटा लीजिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हो गया 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है। और ब्रोमीन तो निकल लिया, उसकी तो बात ही नहीं है। और यदि यहाँ से हाइड्रोजन जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था रिएक्शन के बारे में कैसे होता है। चलिए, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, 2 एल्कीन बन रहा है। तो अब कौन एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, या ये कहिए कि कौन एल्कीन हमारा जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में बन रहा है, ज़्यादा मात्रा में, मुख्य उत्पाद कौन है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा है तो किस बीटा कार्बन पर संख्या कम है हाइड्रोजन की। तो देखिए इस पर संख्या आप देखेंगे तो इस पर संख्या आपको 3 दिखेगी, और जब आप इस पर देखेंगे तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 2 है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यानी कि जहाँ संख्या कम हो, जिस कार्बन पर कम अल्फा हाइड्रोजन हो, वहीं से हाइड्रोजन हटाएंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, संभावना दोनों की है। लेकिन ये जो आपका है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा। जो सेटजेप नियम के अनुसार जो एल्कीन बनेगा उसको हम लोग सेटजेप एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेटजेप एल्कीन बोलते हैं। याद रखिएगा, जो सेटजेप नियम के अनुसार जो एल्कीन बनेगा उसको सेटजेप एल्कीन बोलते हैं, और जो सेटजेप नियम के अनुसार नहीं बनेगा उसको हम लोग हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन, ठीक है ना। दोनों ही वैज्ञानिक का ही नाम है, ठीक है। चलिए, मेजर, ये मेजर में बनेगा। मेजर कहने का मतलब यहाँ पर आप इसकी मात्रा देखेंगे तो 81% ये एल्कीन बनता है, और इसको देखेंगे तो ये 19% बनता है। तो आपको बिल्कुल अब समझ में आ गई होगी कि सेटजेप का नियम क्या कहता है। सेटजेप का नियम कहता है कि एलिमिनेशन के समय हाइड्रोजन तो बीटा कार्बन से ही हटेगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन ही हटेगा, लेकिन वहाँ से हटेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम है, यानी जो गरीब है उसको और गरीब कर दो, ठीक है ना। जो गरीब है उसको और गरीब कर दो। तो ये आपका जो है इस तरह से मेजर, और ये जो है माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ज़्यादा मात्रा में ये, कम मात्रा में वो बनेगा, ठीक है। समझ में आप लोगों को आ गया। चलिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेटजेप है ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन होता है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन होता है, ठीक है। स्टेबल एल्कीन होता है। या हम इस रूल को, सेटजेप नियम को हम बदल कर ये भी कह सकते हैं कि सेटजेप नियम कहता है कि जो एल्कीन बन रहा है वो एल्कीन स्टेबल एल्कीन होना चाहिए। मतलब उस विधि से आप हाइड्रोजन को हटाइए जिस विधि से एल्कीन बनाने पर वो स्टेबल एल्कीन हो। तो ये जो एल्कीन है ये स्टेबल, स्थिर एल्कीन है, ठीक है। ये स्टेबल एल्कीन है, ये है। अगर वो नहीं समझ में आता, छोड़िए, उतना लेट लपेटा नहीं लेना है, सीधा जो है ये जो पहले बताए हैं इसको याद रख लेना है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सेटजेप नियम को हम ध्यान में रखेंगे, और इससे पहले कहीं पर पढ़ाए थे तो वहाँ पर मार्किनिकॉफ नियम को, 2 नियम आपके पास आया है, उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, यहाँ पर आपको जो है एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम बिल्कुल एक नए टॉपिक को देख लेते हैं। नया टॉपिक नहीं है, मतलब टॉपिक वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है आपको एक बिल्कुल अलग चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर। देखिए, अभी हमने विलोपन पर लिया, प्रतिस्थापन पर लिया, और अभी मैंने आपको बताया कि जो एस था जिसके पास माइनस या लोन पेयर था, ये कभी भी जो है किस स्थिति में ये क्षार की तरह काम करेगा और किस स्थिति में यह
नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। उसके अनुसार जो है कभी जो है विलोपन अभिक्रिया हो जाएगा, कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो इस दोनों का ही क्या होता है, चांस होता है। कहने का मतलब विलोपन का भी चांस होता है और प्रतिस्थापन का भी चांस होता है, दोनों चांस होता है। कंपटीशन चलता है, एक रेस चलता है भाई, ठीक है। तो कौन जीतेगा, जो जीतेगा यहाँ पर उस रेस में जो जीतेगा वही बंदा जो है, वही खिलाड़ी जो है आगे निकलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि विलोपन और प्रतिस्थापन के बीच में एक कंपटीशन चलता है जो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कब विलोपन हो जाए और कब प्रतिस्थापन हो जाए, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ की पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए, प्रतिस्थापन के लिए आपको एक्वेटिक KOH और NaOH चाहिए। एक्वेटिक मतलब जलीय KOH, जल के साथ इस KOH को और NaOH को क्या करना है, हमको मिलाना है जल के साथ। वहाँ पर मैंने उल्टा बता दिया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो एक्वेटिक KOH और NaOH यहाँ पर होगा तो प्रतिस्थापन होगा, और अल्कोहलिक KOH और NaOH होगा। कहने का मतलब अल्कोहल में यदि हम इन दोनों ही क्षार को मिला देते हैं तब ये आपका विलोपन अभिक्रिया होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, विलोपन होगा तो प्रोडक्ट आपको पता है क्या होगा, और सब्स्टिट्यूशन होगा तो प्रोडक्ट क्या है पता होगा, आपको पता है। चलिए, प्रतिस्थापन में आप लोग जानते हैं कि दो तरह का होता है, SN1 और SN2। अब देखिए कि नाभिक स्नेही का न्यूक्लियोफाइल का पहले प्रतिस्थापन हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, और विलोपन हो रहा है तो ये क्षार है, तो यहाँ पर क्षार की बात करेंगे। तो देखिए, जो नाभिक स्नेही का साइज है, उसका जो आकार है, उसका आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रतिस्थापन का जो दर होता है वो घटता जाता है, उसका चांस घटने लगता है ना। तो साइज जितना बड़ा होगा वो घट जाएगा। यानी ये A- जो है, इसका साइज अभी ऐसा है, फिर इसका साइज ऐसा हो गया, फिर इसका साइज ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कहने का मतलब है कि इसका साइज बढ़ रहा है। तो बताइए कि साइज जब बढ़ रहा है इस न्यूक्लियोफाइल का तो प्रतिस्थापन का संभावना कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रतिस्थापन का संभावना कम होगा तो विलोपन उस पर हावी हो जाएगा, तो विलोपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन की तरह हमको आपको देते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों क्या है, एक ही ग्रुप के हैलोजन है जो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसका इससे कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम। तो ये जो I- है, ठीक है, जो I- है, ये जो है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब इसका साइज बड़ा है। इसका साइज जब बड़ा है तो I- लेकर हम चाहेंगे कि हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा ले तो ये संभव नहीं है। समझ गए आप लोग? तो यही कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये A- जो हमने लिया था उसका साइज बढ़ता जाएगा तो प्रतिस्थापन का जो चांस है वो घटता जाएगा, और जब इसका चांस घटेगा तो किसका बढ़ेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का, विलोपन अभिक्रिया का चांस बढ़ता जाएगा। साइज बड़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं, साइज बड़ा होगा तो एलिमिनेशन का दर भी बढ़ेगा, साइज बड़ा होगा तो सब्स्टिट्यूशन का दर घटेगा। क्लियर है? एकदम उल्टा चलेगा सब चीज। अब देखिए, एल्काइल हैलाइड के नेचर पर, ये तो था आपको क्या, किस चीज के नेचर पर, नाभिक स्नेही की प्रकृति पर, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड के नेचर पर आप देखेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस क्रम में 1 डिग्री है तो 100 का 100%, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, अगर ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, ये एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें क्या होगा आपको कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो दर है उसका होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। इसका होने का चांस क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा 1 डिग्री में, और वो भी कौन होगा, SN2 होगा। कौन होगा, SN2 होगा। क्लियर है? 2 डिग्री में जब आएंगे हम तो यहाँ पर SN2 भी होने का चांस है, एलिमिनेशन होने का भी चांस है, विलोपन भी हो सकता है, प्रतिस्थापन भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कौन होगा सर, तो वो और निर्भर है, हमारे पास और भी चीज़ है ना, तापमान है, क्षारीय गुण है, ये सब चीज़ है, ठीक है। और जब 3 डिग्री में हम जाएंगे तो SN1 भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में SN2 ही होता है ज़्यादातर, लेकिन 2 और 3 डिग्री में हमको क्या है, कन्फ्यूजन है, SN2 होगा कि एलिमिनेशन होगा और SN1 होगा कि एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर जब 3 डिग्री होगा तो एलिमिनेशन होने का चांस बढ़ जाएगा, जब 3 डिग्री कार्बन होगा
एल्काइल हैलाइड होगा तो विलोपन अभिक्रिया होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन 2 डिग्री और 1 डिग्री में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमारे पास और चीज़ें डिसाइड करने के लिए। और वो क्या चीज़ है देखिए, क्षारीय गुण। अगर क्षारीय गुण बढ़ता है, क्षारीय गुण बढ़ता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का चांस कम हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि क्षार से इसको कोई मतलब नहीं है, क्षार तो इसको चाहिए। तो क्षारीय गुण बढ़ेगा तो इसका दर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, प्रतिस्थापन का दर घटने लगेगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन इसमें यदि क्षारीय गुण बढ़ता है तो एलिमिनेशन का दर बढ़ जाएगा। तो इसका जब इसका क्षारीय गुण बढ़ रहा है, प्रतिस्थापन का दर घट रहा है, तो किसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा। क्षारीय गुण इसमें क्या हो रहा है, क्षारीय गुण कम हो रहा है, इसका जो है प्रतिस्थापन का अभिक्रिया का रेट बढ़ेगा। और जब क्षारीय गुण बढ़ेगा तो इसका जो है अभिक्रिया प्रतिस्थापन जो है वो कम होने लगेगा। लेकिन इसमें क्षारीय गुण बढ़ने से एलिमिनेशन का चांस बढ़ जाता है, इसमें क्षारीय गुण बढ़ने से सब्स्टिट्यूशन का चांस घट जाता है। इसका चांस घट जाएगा तो उसका बढ़ जाएगा। चलिए, उसके बाद है नाभिक स्नेही का गुण, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी निर्भर करता है। अगर नाभिक स्नेही का गुण ज़्यादा है उस स्पेसीज में A माइनस जो है, अगर नाभिक स्नेही का गुण उसमें ज़्यादा है तो प्रतिस्थापन होगा, और यदि उसमें जो है क्षारीय गुण ज़्यादा है तो क्या होगा, विलोपन होगा। उसके बाद टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका दर जो है वो कम हो जाता है, संभावना कम हो जाती है। यानी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये कम तापमान पर ये रिएक्शन होने लगता है, कम तापमान पर ये रिएक्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे यदि तो इसका जो दर है प्रतिस्थापन का वो घटने लगेगा। लेकिन इस केस में क्या है, जो विलोपन अभिक्रिया है वो टेम्परेचर बढ़ाने से ही होता है। ज़्यादा टेम्परेचर यदि देंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात देखिए, टेम्परेचर का ज़्यादा याद रखिएगा आप, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अचानक क्या हो जाएगा, विलोपन अभिक्रिया हो जाएगा, प्रोडक्ट एल्कीन हो जाएगा। टेम्परेचर घटा रहे हैं अचानक क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा और हमारा प्रोडक्ट जो है कुछ और हो जाएगा। तो हमारा क्या है, यहाँ पर विलोपन और प्रतिस्थापन के बीच में टक्कर चल रहा है, एकदम टक्कर, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसको आप जो है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इन बातों को। ठीक है। चलिए, तो विलोपन बनाम प्रतिस्थापन, कब विलोपन होगा कब प्रतिस्थापन होगा, ये कंपटीशन होता है जो आप इन सब चीज़ों से डिसाइड कर सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर हम चलते हैं और देखते हैं। चलिए, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास ये एक एल्काइल हैलाइड है। क्या है, आपके पास ये एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है OH माइनस के साथ, जो कि एक A माइनस है ना, न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, दो कंडीशन में यहाँ पर रिएक्शन कराया जा रहा है। यहाँ पर जो है एल्कोहलिक KH लिया जा रहा है और यहाँ पर जो है एक्वस KOH लिया जा रहा है। ठीक है, अल्कोहलिक विलयन और जलीय विलयन लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग अलग बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्कोहलिक KOH जब हम लेते हैं, एल्कोहलिक KOH जब लेते हैं जिससे OH माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर जो है एल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। लेकिन जब हम जलीय विलयन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या क्लियर हो गया आपको मेरी बात? हाँ, बिल्कुल क्लियर आपको कर लेना चाहिए कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों, तो अभी आपको बताया था कि एल्कोहलिक KH जब लेते हैं तो वहाँ पर एलिमिनेशन विलोपन की चांस बढ़ जाती है और जब विलोपन का चांस बढ़ जाएगा तो एल्कीन बनेगा। और यहाँ पर जो है एक्वेटिक KOH है, यानी यहाँ पर किस चीज़ का चांस बढ़ जाएगा, बताओ। यहाँ पर चांस बढ़ जाएगा आपका किस चीज़ का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में भी ये क्या है आपका, SN2 है। SN2 कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक ही चरण में होगा, कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो इस तरह का आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एल्काइल हैलाइड को जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एल्कोहलिक KOH के साथ ये जो OH माइनस है ये क्षार की तरह काम करता है तो एल्कीन बनता है, और ये जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो अल्कोहल बनता है। ठीक है,
चलिए बिल्कुल आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो पूरा का पूरा कहानी हमने ख़त्म कर लिया किसके बारे में, तो पूरा का पूरा कहानी हमने यहाँ पर ख़त्म कर डाला है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब तीसरा रिएक्शन बचा है धातुओं के साथ अभिक्रिया, एल्काइल हैलाइड का धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कहानी को। तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर बोरियत फील कर रहे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन है अच्छे को समझ में नहीं आती है। ये फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत हल्का है, जोड़ घटाओ, ठीक है ना, ऐसा लगेगा आपको। और ये जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, मैं मानता हूँ इस बात को। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से कांपने लगते हैं। तो चलिए आपको 90% भी अगर समझ में आ रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा कि 90% भी आपको समझ में आया। बाकी आप नोट्स देख लीजिए और थोड़ा सा अपना जो है बार बार रिवीजन कीजिए, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए पूरा का पूरा ये रिएक्शन भी मैंने आज ख़त्म कर दिया है। उसके बाद अगले क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग धातुओं के साथ एल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया देखेंगे और हेलो एरिन का पूरा रिएक्शन खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में पूरा हम कर लेंगे, चाहे वो 40 मिनट का वीडियो बने, 45 मिनट का बने, चाहे 1 घंटा का बने। ठीक है, ये वादा है आपसे। तो चलिए इस एल्काइल एलिमिनेशन रिएक्शन को जो नोट्स आपको दिया हुआ है उसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।